जेल के एक कैदी की मौत हो जाती है। पूरा शरीर बुरी तरह से जल गया था। वहाँ एक सुसाइड नोट मिलता है जिससे पुलिस को भी लगा कि ये सुसाइड ही है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस के पास आती है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर से नए सिरे से तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जिसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। ये किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रही। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी है। आगे वीडियो में बने रहे, सब कुछ विस्तृत से बताता हूँ, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जैसा कि मैंने बताया कि ये कहानी है राजेश परमार नाम के एक कैदी की, जिसकी उम्र करीबन 34 साल है। रिकॉर्ड के मुताबिक राजेश BA पास है और वह PW का कॉन्ट्रैक्टर रह चुका है। तारीख था 29 जून 2014। भोपाल के नीलबर्ग के हरिनगर से पुलिस को कॉल जाता है जिसमें बताया जाता है कि एक शख्स की जलकर मौत हो जाती है। पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। शख्स का शरीर बुरी तरह से जल चुका था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वह दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पड़ोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो इस दुनिया में निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। पूछताछ करने से पता चलता है कि जिसकी मौत हुई है उसका नाम राजेश परमार है, जिस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राजेश की पिता की मौत हो गई। इसी वजह से उसे 14 दिनों की परोल मिली थी, इसलिए 15 जून को परोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी परोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। पूछताछ करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर पुलिस साधारण सुसाइड केस समझ इस केस को लगभग बंद ही कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद सबको रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी सबका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ये क्या, केस के 24 घंटे बाद ही इस केस में एक नया मोड़ आया, जब पुलिस के हाथ राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। जब उस एरिया के ASP अखिल पटेल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा तो वो भी भौचक्के रह गए। रिपोर्ट में लिखा था कि उस व्यक्ति की मौत गला दबाने से हुई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। इसके बाद वह इस केस की बारीकी से जाँच करने लगते हैं। तुरंत क्राइम सीन से ली गई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। जब ASP फोटो की जांच कर रहे होते हैं तो एक फोटो में देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ, लेकिन जब भी कोई जलकर मरता है तो आग की लपटों के वजह से वह तड़पता है तो उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग रहता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं। उस फोटो में यह था कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं और अजीब तरीके से मुड़े भी थे। ये सब देखकर लग रहा था कि उसका पहले हाथ और पैर किसी चीज से बंधा गया था, जिस वजह से ऐसा हुआ। इतना सबूत काफी नहीं था ये साबित करने के लिए कि ये सुसाइड है या मर्डर। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर फिर से जाती है। घटना स्थल को बारीकी से जांच करते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि घटना से एक दिन पहले राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए। इतना सब सबूत मिलने के बाद पुलिस ने इस केस की फाइल फिर से खोलती है और जांच शुरू करती है। अब पुलिस को ये शक हो रहा था कि उसकी मौत हुई। अब पुलिस को ये शक हो रहा था कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई और जो गला दबाया वो कौन था। अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश है या नहीं। अगर ये
राजेश नहीं है तो फिर कौन था? पुलिस की ये बस अभी तक थ्योरी ही। इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया, लेकिन पता नहीं चला। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। ये सब देखते हुए पुलिस को आभास होने लगा था कि जैसा ये केस दिख रहा है वैसा नहीं है। फिर क्या था, पुलिस ने राजेश का कॉल डिटेल्स निकलवाया और जांच किया। जांच करने पर पता चला कि एक नंबर से राजेश की कई बार बात हुई है, तो पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाता है तो वो बंद था। ये नंबर निहाल नाम का व्यक्ति का था। अब पुलिस निहाल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि घटना के दिन निहाल को आसपास ही देखा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। लेकिन पुलिस को हैरानी तब हुई जब एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत है ने कहा कि राजेश ने मुझे कॉल किया। मरने के बाद पुलिस ने उससे अच्छे से पूछताछ किया तो उसने विगतवार पूरी बात बताई। रंजीत ने बताया कि 2 जुलाई को राजेश ने कॉल किया और बताया कि उसे कुछ रुपयों की बहुत जरूरत है। पहले तो मैं डर गया। मैं बोला राजेश तो मर चुका है, वह कहाँ से बात कर सकता है। उसने कहा बाद में बताएगा और वह 20,000 रुपये का इंतजाम कर दे बस। इस घटना से रंजीत बुरी तरह डर गया। उसने पहले रातिवर थाना प्रभारी सुनील भदौरिया को फोन किया, फिर थाने पहुंचकर सारी जानकारी दी। इससे पुलिस अब और भी चौकन्ना हो गया और रंजीत को जिस नंबर से कॉल आया था उसका लोकेशन निकालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इधर निहाल का भी फोन सर्विलेंस पर था और इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली, जहां निहाल विशाल नाम के दोस्त के साथ रह रहा था। पुलिस की एक टीम गुजरात गई और निहाल को लेकर भोपाल पहुंची। इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ हुई। तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली। उसने शुरू से सारी बात बताई। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था। फोन पर बात हुई और वह उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वह काफी परेशान था, भावुक भी लग रहा, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा कि वह दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असलियत में जिंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम की फिल्में भी देखी जिससे इस प्लान को कामयाब कर सके। जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया बनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया। प्लान था कि 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी थी, ताकि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए और मैं पैसों के लालच में आकर उसका साथ दे दिया। इस तरह 28 जून का हम दोनों उसके घर पर मिले। प्लान के मुताबिक 28 जून की शाम को ही हम दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक का नाम राजू रैकवाड़ था। वह मजदूरी करता। दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया और वह भी तैयार हो गया। खाने और शराब के लालच में वह तुरंत तैयार हो गया। राजू निहाल और राजेश के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो आग से बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रखा ताकि वह सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद हम दोनों ने बाइक से
निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। चूँकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकले। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। फिर राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और भोपाल रेलवे स्टेशन से इटारसी के लिए ट्रेन पकड़ ली। इटारसी के बाद वह नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, नल्लोर और फिर चेन्नई घूमता रहा। वही निहाल गुजरात आ गया था और यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट गया जिसकी जिक्र निहाल ने अपने कहानी में की थी, और ये सब सच निकला क्योंकि राजू रैकवाड़ की पत्नी ने 28 जून की रात को ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस अपनी जांच में तेजी करते हैं। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ आ गया था, लेकिन जब तक राजेश नहीं मिलता तब तक ये केस अधूरा ही था। लेकिन पुलिस को यकीन था कि आज न कल राजेश निहाल से संपर्क करेगा ही और पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। राजेश तो निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले ही गया था। इस तरह अगले दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा। पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो मुझे बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वह उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट हो गया। इसके बाद पुलिस ने अपने लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनाकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर और मिलने बुलाया। पुलिस वाले लुंगी और माथे पर तिलक लगाकर चेन्नई के लोकल लोगों जैसा लग रहा था, जिससे राजेश को शक नहीं हो। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही राजेश उन दोनों से मिलने गया निहाल का दोस्त समझकर, वैसे ही पुलिस ने राजेश को पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को फिर से राजेश को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था और काफी ही रहस्यमय था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या कोई कैदी इस हद तक सोच सकता है?